स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल नई रिपोर्ट आ गई है। राहुल, केजरीवाल, ममता, नीतीश कुमार, आप किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, कोई भी लीडर मोदी के टक्कर में है ही नहीं। सबसे पावरफुल, सबसे इंपैक्टफुल प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। 24 से पहले गुजरात के चुनावी साल में हिंदुस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस की जो लिस्ट आई है, जो रैंकिंग आई है, वो मोदी विरोधियों के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। राहुल 5वें नंबर पर खिसक गए हैं। ममता, नीतीश टॉप 10 में ही नहीं है। केजरीवाल भी तीसरे नंबर पर हैं। कल रात से राहुल का बारिश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन चर्चा मोदी की नई रैंकिंग की हो रही है। केजरीवाल ट्विटर पर खूब माहौल बना रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिक्र मोदी का हो रहा है। यह कौन सी नई रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने मोदी विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है? पूरी खबर आपको समझाते हैं मैं 10 मिनट में। नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, राहुल नंबर 2 पर भी नहीं है, नंबर 3 पर भी नहीं है। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपैक्टफुल मोदी ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, नंबर 4 पर कौन है, नंबर 5 पर कौन है? नया डेटा आया है डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल स्पेस में मोदी टॉप पर है। ब्रांड वैल्यू में भी मोदी ही सबसे अव्वल है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल सर्च, विकिपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल ट्रेंड्स, आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, उसे रूल करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह मोदी का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है। रैंकिंग में नंबर 1, ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ से ज्यादा, ब्रांड स्कोर 100 में से 98। 24 से पहले मोदी के डिजिटल रिपोर्ट कार्ड के आने का मतलब समझ रहे हैं आप? 8 साल पहले मोदी ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सियासी विरोधियों को नाको चने चबवाया, 24 के लिए मोदी ने उसी डिजिटल फोर्स को पहले से ज्यादा धारदार बना डाला है। आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? मैं बताता हूं, तरीका है उसका। आप अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। मैं 24 घंटे आपकी जेब में उपलब्ध रहूंगा और आपकी हर धड़कन को मैं सुन पाऊंगा। मोदी की देखा-देखी इस वक्त सारे विरोधी डिजिटल फोर्स बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पर डिजिटल स्ट्राइक करने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो क्या राहुल का मोबाइल सियासी सिग्नल पकड़ेगा? क्या केजरीवाल का AK ऐप गेम चेंजर होगा? क्या मोबाइल वाले स्ट्राइक से 24 में दीदी के चेहरे पर सियासी स्माइल आएगी? क्या भाईजान भी 5G की स्पीड से मोदी पर अटैक करेंगे? तो क्या 24 के लिए PM पद के दावेदारों में से एक नीतीश बाबू भी मोदी के खिलाफ डिजिटल वॉरियर बनेंगे? 24 वाले चुनावी डिजिटल युद्ध में कौन कहां खड़ा है, कौन किसे टक्कर दे रहा है, सोशल मीडिया पर किसको क्या इंप्रेशन मिल रहा है, थोड़ी देर में पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस पिछले 24 घंटों से राहुल की इसी बारिश में भीगकर भाषण देने वाली तस्वीर को घुमा रही है। यूथ कांग्रेस की डीपी में राहुल की वही तस्वीर, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की डीपी में भी वही तस्वीर। राहुल के एक ही वीडियो को अलग अलग तरीके से घुमाया गया।
फ्लावर नहीं फायर है राहुल, ऐसा नैरेटिव परोसा गया। फ्यूचर ऑफ इंडिया, मोस्ट पावरफुल राहुल वाला डायलॉग फिट किया गया। राहुल के इस वीडियो को वायरल कराने के लिए कांग्रेस ने पूरी की पूरी डिजिटल सेना उतारी। वीडियो बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर लहराने तक पूरा दम लगा दिया गया। और अंत में राहुल को फ्यूचर स्टार बताने के लिए, मोदी का कॉम्पिटिटर बताने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने हेट मोदी कैंपेन स्टार्ट कर दी। इतनी मेहनत के बावजूद, राहुल की फोटो वायरल कराने के बावजूद, डिजिटल वर्ल्ड के सियासी स्पेक्ट्रम में राहुल को वो मोमेंटम नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को डिजिटली प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। अब कांग्रेस पार्टी उन लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट बांटेगी जो डिजिटली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। राहुल की पार्टी का दोहरा मापदंड देखिए। ज्यादा दिन नहीं बीते, ये वही जयराम रमेश हैं जो आज भारत जोड़ो यात्रा वाला सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा की कॉल दी थी, तब ये वही जयराम रमेश थे जो डिजिटल वर्ल्ड में हिपोक्रेसी जिंदाबाद वाला टेक्स्ट चिपका रहे थे। भारत जोड़ो की बात करने वाले ये वही राहुल थे जो हर घर तिरंगा मुहिम के बहाने ट्विटर पर मोदी विरोधी कटाक्ष कर रहे थे। मगर वो ये भूल गए कि बीजेपी के लिए मोदी तुरप का इक्का है और विपक्ष के लिए तिलिस्म। और इस तिलिस्म का तोड़ फिलहाल राहुल तो क्या, किसी भी दूसरे विपक्षी नेता के पास नहीं है। अब ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए। एक सेंटिमेंट एनालिसिस एंड डिजिटल रैंकिंग फर्म ने डिजिटल वर्ल्ड के लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर भारत के टॉप पॉलिटिशियंस को मिले ऑनलाइन सेंटिमेंट्स के आधार पर डेटा क्रंचिंग की गई है और ऐसे करीब 10 करोड़ ऑनलाइन इंप्रेशंस का विश्लेषण किया गया, जिसमें पता चला कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और नए ट्रेंड सेटर्स में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में बाकायदा जिक्र किया गया है कि विरोधियों और दूसरे तबकों से मिल रहे टफ कंपटीशन के बावजूद मोदी सबसे पावरफुल लीडर बनकर उभरे हैं। 2022 में मोदी की डिजिटल ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ की है, जो 2020 के मुकाबले 86 करोड़ ज्यादा है। सोचिए, मोदी डिजिटल वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, विरोधी अभी भी घिसी पिटी सियासी स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। इसीलिए तो पैदल यात्रा निकालने के बावजूद, बारिश वाला वीडियो घुमाने के बावजूद राहुल के नंबर्स नहीं बढ़ रहे। चेक ब्रांड की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां मोदी का जिक्र 19 लाख बार किया गया, वहीं राहुल का जिक्र 5 लाख बार किया गया। अगस्त महीने में मोदी से जुड़े विषयों पर लोगों ने 17 लाख कमेंट, शेयर या लाइक किया, जबकि राहुल से जुड़े मुद्दों पर 2,95,000 लोगों ने रिएक्शन दिए। मोदी की ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ है तो राहुल का 54 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। विश्लेषण में मोदी को 84 का स्कोर मिला है तो राहुल को 57 का स्कोर मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि डिजिटल रैंकिंग के लिहाज से मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं तो राहुल 5वें पायदान पर। यानी राहुल एंड कंपनी ने 24 को ध्यान में रखकर डिजिटल ताकत तो झोंक रखी है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ और ही है। मोदी के टक्कर में फिलहाल राहुल कहीं नहीं दिख रहे। कारण साफ है, मोदी डिजिटली बहुत स्ट्रांग है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है।
लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। वैसे मोदी को 24 वाली डिजिटल वॉर में चुनौती देने वाली एक टीम आम आदमी पार्टी भी है। 2 महीने पहले से ही केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी बनाम केजरीवाल की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। उनका इमीडिएट टारगेट गुजरात है, इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में खूब आंधी तूफान वाले डायलॉग घूम रहे हैं। केजरीवाल आईबी की गुप्त रिपोर्ट का हवाला देकर ट्विटर पर खुद को विनर बता रहे हैं। इसके काउंटर में बीजेपी उसी ट्विटर पर केजरीवाल को वाराणसी, यूपी और गोवा वाले उन्हीं के फेक दावों की याद दिला रही है। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल, लेकिन चूंकि डिजिटल शोर पैदा करके वोटर्स को रिझाना है, इसलिए पंजाब के सीएम भी कैमरे पर आकर एक ऐसी कहानी सुना देते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखो हमने आपको कोई दिहाड़ी देख के नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। इस कहानी की सच्चाई क्या है ये तो भगवंत मान ही जाने, लेकिन जब यही वीडियो सोशल मीडिया पर फैलता है तो फटाक से अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर केजरीवाल की आईफोन वाली फोटो घूमने लगती है। बीजेपी मौके पर चौका मारती है, केजरीवाल की चार्टर्ड फ्लाइट वाली फोटो घुमाकर पूछती है फोन में बैलेंस नहीं तो इतनी महंगी फ्लाइट कैसे? सोचिए किस लेवल का डिजिटल वॉर हिंदुस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम में चल रहा है। आम आदमी पार्टी गुजरात में ट्रेंड सेट करने की कोशिश तो कर रही है, खुद को अभी से विनर भी डिक्लेयर कर रही है, लेकिन मोदी के मुकाबले डिजिटली टक्कर में नहीं दिख रही है। हाँ, राहुल के मुकाबले केजरीवाल ने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा दी है। चेक ब्रांड की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस की लिस्ट में अमित शाह दूसरे नंबर पर हैं, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल नंबर 3 पर। इस बार केजरीवाल की ब्रांड वैल्यू 72 करोड़ है, जो पिछली बार 61 करोड़ थी। ऐसा नहीं है कि मोदी को डिजिटल वॉर में टक्कर देने की सोच रहे नेताओं में सिर्फ राहुल और केजरीवाल हैं। ममता, प्रियंका, नीतीश कुमार सब इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि इनमें से कोई भी मोदी के आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। पॉलिटिकल ब्रांड के तौर पर ममता बनर्जी टॉप 10 में भी नहीं है, उनकी डिजिटल रैंकिंग 12th है। प्रियंका गांधी वाड्रा की डिजिटल रैंकिंग 13 है, जबकि 24 में मोदी को कुर्सी से हटाकर उनकी कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार 14वें स्थान पर हैं। इससे आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं
कि मोदी के टक्कर में फिलहाल कोई नहीं। मोदी हर दिन हर घंटे अपना डिजिटल स्पेक्ट्रम बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी स्टोरी, मोदी आर्काइव, मोदी भरोसा, सोशल मीडिया पर एक्टिव, ये तो सिर्फ कुछ हैंडल्स के नाम हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है और तय मानिए 24 आते आते मोदी चुनाव प्रचार को एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से ऐसा प्लान बनाएंगे कि राहुल हो, ममता हो, केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, सब के सब पीछे रह जाएंगे। तो देखा आपने कैसे सब कुछ 24 पर टिका हुआ है, लेकिन 24 से पहले 22 है, 23 है, लेकिन जब भी सियासी चर्चा होती है 24 की ही होती है। 22 और 23 में कम से कम 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबकी निगाह 24 पर है। सारी प्लानिंग 24 के लिए हो रही है, सारा खेल 24 के लिए रचा जा रहा है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, जिस तरह 14 के चुनाव ने इतिहास बदला था, वैसे ही 24 में होने जा रहा है। 24 के लिए किसने कैसी तैयारी की है, मोदी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और विरोधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक सियासी हलचल के पल्स को नापती हुई इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। क्या मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है? क्या मोदी नए मंत्री बनाएंगे और मौजूदा मंत्रियों का काम हल्का करेंगे? सूत्रों की माने तो इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसी अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। यह मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मोदी अब जो मंत्रिमंडल बनाएंगे वो 2024 तक चलेगा। इसमें 10 से 12 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मोदी 1.0 सरकार में एक बार यानी 2017 में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। तब मंत्रियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 76 हुई थी। मोदी 2.0 सरकार में भी अभी एक बार ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। जुलाई 2021 में कई सीनियर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी और सरकार में 43 नए मंत्री शामिल किए गए थे। मोदी मंत्रिमंडल में अभी 78 मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी 3 मंत्रियों की वैकेंसी है। इससे ज्यादा मंत्री अपॉइंट करने हुए तो मोदी को कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ेगी। किसका पत्ता कटेगा, किसका बचेगा, ये डिसाइड करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मगर जिन मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं, उनमें से कुछ मंत्रियों के बोझ को हल्का करने की पूरी संभावना है। पीयूष गोयल वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा यानी 3 बड़े मंत्रालय पीयूष गोयल संभालते हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण विकास के साथ अल्पसंख्यक कल्याण यानी 2 मंत्रालय संभाल रही हैं। प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय हैं, संसदीय कार्य, कोयला और खनन। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ पंचायती राज मंत्रालय भी देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय जैसे 2 हैवीवेट मंत्रालय देखते हैं। अश्वनी वैष्णव रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी 3 मिनिस्ट्री चला रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय देखते हैं। मनसुख मांडविया के पास 2 मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य और रासायनिक खाद्य। भूपेंद्र यादव 2 मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पर्यावरण और श्रम व रोजगार। जी किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर मामले यानी 3 मंत्रालय देख रहे हैं। मोदी किसका वजन हल्का करेंगे ये तो सिर्फ मोदी जानते हैं। दिवाली से पहले होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के 2 आधार होंगे। पहला, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड जिसे खुद नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और दूसरा आधार होगा आने वाले विधानसभा चुनाव। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। मोदी इन दोनों राज्यों को नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, इन 4 बड़े राज्यों में अगले साल यानी 2023 में चुनाव है। मंत्रिमंडल विस्तार करके मोदी यहां पावर बैलेंस बनाएंगे। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे गुट के 1 या 2 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उद्धव गुट के शिवसैनिक हजारों की तादाद में शिंदे के पीछे जा रहे हैं। मोदी अगर शिंदे गुट को मंत्रिमंडल में जगह देते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट को और धक्का लगेगा।
मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन शुरू होते ही यह खबर उड़ा दी गई है कि मोदी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी कैबिनेट की सीनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभालती हैं। इस मंत्रालय को खत्म करने की अभी कोई संभावना नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल के एक और विस्तार से पहले पीएम मोदी की कम से कम 2 मैराथन बैठकें होनी है, जिसमें पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष शिरकत करेंगे। ये बैठकें अभी नहीं हुई हैं, न ही इन बैठकों की कोई तारीख मुकर्रर है। लेकिन बीजेपी हो या सरकार का पावर कॉरिडोर, बहुत सारे लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि जल्द ही एक और मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसमें ऐसे मंत्री जिनके पास 2 या उससे अधिक का मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारियां कम की जाएंगी, कुछ को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये फेरबदल बहुत बड़ा नहीं होगा, आमूलचूल परिवर्तन वाला नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, क्या ये उससे पहले हो पाएगा? क्योंकि अगर उस समय तक विस्तार नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर यह विस्तार आगे के लिए टल सकता है। पिछले 24 घंटे से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया, तो इसे कांग्रेस का गेम चेंजर मोमेंट बताया जा रहा है। सवाल है कि ये फोटो एल्बम सजाने लायक है या इसमें पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज कर देने की कुव्वत है। एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी का आमना सामना हुआ था। अगले ही दिन सोनिया गांधी कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने कर्नाटक के मैसूर पहुंच गईं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या जिले में ज्यादा वक्त नहीं लेंगी पर शामिल जरूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होंगी। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, सवाल पूरे देश का है, जिसके बारे में आमो खास सब यही कहते हैं कि मोदी की पार्टी एकजुट है और विरोधी खेमे में अभी फूट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हैं और विरोधी एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ, कर्नाटक में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया, बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव और कांग्रेस में शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। विरोधी खेमे का क्या हाल है यह हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जो मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का फोकल पॉइंट है। नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर भेजा है। अमित शाह यहाँ 3 दिन रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? होम मिनिस्टर अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा की जोड़ी अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिचुएशन के एक एक बिंदु पर चर्चा करेगी। नवरात्र की महानवमी के दिन अमित शाह माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमित शाह 2 पब्लिक प्रोग्राम भी करेंगे, एक राजौरी में और दूसरा कश्मीर के बारामूला में। इन प्रोग्राम्स में अमित शाह पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल समुदाय से डायरेक्ट डायलॉग करेंगे। अभी पिछले ही महीने मोदी ने गुर्जर बकरवाल समुदाय के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है। कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल अब तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे। वोट खिसकने का खतरा देखकर महबूबा कहने लगी हैं कि बीजेपी गुर्जरों और पहाड़ियों को बांट रही है। आप जानते हैं पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है। जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है, भाई का दुश्मन हो गया है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
इसलिए जो खून आपस में आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, आपको होम मिनिस्टर आएंगे वो चले जाएंगे वापस। बीजेपी आज है कल नहीं होगी, मगर जो आपके बीच में दरार वो डाल रहे हैं, जो आपके बीच में वो दुश्मनियां पैदा करते हैं, आपके बीच में जो वो एक खला पैदा करते हैं, आपका कलमा एक है, आपका मजहब एक है, आपके रहने वाले एक जगह के हो। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये आपस में गुजर और पहाड़ी को लड़ाना चाहते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये लड़ना झगड़ना बंद कर लीजिए, जो जिसकी किस्मत में है उसको मिलेगा। जम्मू में रहने वाला हिंदू समुदाय और गुर्जर बकरवाल समुदाय अगर बीजेपी के पीछे लामबंद हो जाए तो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो 180 डिग्री चेंज हो सकता है। ऐसे में अगर 2023 में कश्मीर में चुनाव होते हैं तो श्रीनगर में भी भगवा फहरा सकता है। जम्मू कश्मीर से आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां अगले साल चुनाव है, मगर अशोक गहलोत अब भी सचिन पायलट से ही लड़ रहे हैं। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। और मैंने कल कहा मैं कहीं भी रहूं तो राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जब मैं पैदा हुआ उनकी सेवा करता रहूँगा। अब मैं कहीं भी रहूं, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की महामंदिर की सेवा करता रहूँगा। उन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इनको पूछो कि भाई आप अगर पूरा दे देते पैरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब उसको बताइए आप लोग, जो आप जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी को सॉरी बोला तो कांग्रेस ने दावा किया था कि वो 2 दिन में राजस्थान का इश्यू सॉल्व कर लेगी। लेकिन हफ्ता बीतने वाला है, गहलोत अब भी गद्दी पर बैठे हैं और पायलट का प्लेन टेक ऑफ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की कोशिश है कि कांग्रेस एक रहे, एक होकर लड़े, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलने वाले डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया भी एक नहीं हो रहे। राहुल आज सुबह मंदिर गए तो डीके शिवकुमार ने वही तस्वीरें ट्वीट की जिसमें राहुल उनके साथ दिख रहे हैं। सिद्धारमैया ने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें डीके शिवकुमार नजर नहीं आ रहे। बात बहुत छोटी है मगर गौर करने लायक है। कर्नाटक में कांग्रेस की उम्मीद कितनी है, इसका असेसमेंट इंडिया टीवी के साउथ इंडिया ब्यूरो हेड टी राघवन ने किया है। कर्नाटक कांग्रेस जबरदस्त अंदरूनी गुटबाजी का शिकार है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यहाँ हर बड़े नेता का अपना अपना ग्रुप है और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पूर्व सीएम सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को एक मंच पर खड़ा कर सभी नेताओं को एकजुट रहने की सलाह दी है और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चुनौती यहां पर खत्म नहीं होती। कर्नाटक में अभी भी पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है और कांग्रेस के पास फिलहाल मोदी की काट नजर नहीं आ रही। कर्नाटक में कांग्रेस को चांस दिख रहा है, लेकिन इस चांस के पीछे चैलेंज भी बहुत है। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को ईडी का समन मिला है। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने राहुल को 10 पॉइंट वाली एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आशंका जताई गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में नक्सली और नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि यात्रा का जो प्रारूप बना है उसमें भी और आगे में उसमें मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो उसमें नक्सल रहे हैं और नक्सलवादियों द्वारा संचालित हैं और उनके द्वारा उनको प्रमोट करने वाले लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे लिए चिंता का विषय है कि यात्रा अच्छी रहे, बढ़िया निकल के हमारा कर्नाटक का स्टेट से गुजरे और कोई ऐसी घटना न हो। इसलिए मैंने को सतर्क करने के लिए उनको मैंने आदरणीय सिद्धरामैया जी को और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है।
लहर सिंह की चिट्ठी में लिखी बातों पर कर्नाटक की सरकार गंभीर है, लेकिन कांग्रेस इसे मजाक में उड़ा रही है। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, हम लोकतंत्र हैं, हम किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं, और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम देंगे। पर जो बेबुनियादी फजूल के सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। लहर की वजह से ही लहर सिंह उठ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लहर से ही लहर सिंह को उठाया गया है। महाअष्टमी के दिन राहुल गांधी ने मंदिर की शरण ली तो तेजस्वी यादव भी पूजा पाठ करने बैठ गए। ये भी मोदी इफेक्ट ही है कि लालू परिवार को भी अपना पूजा पाठ दिखाना पड़ रहा है। मगर इसके पीछे क्या हो रहा है? पहले कार्तिकेय सिंह, फिर सुधाकर सिंह, आरजेडी के दो सवर्ण मंत्री नीतीश कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। इनमें से कार्तिकेय सिंह भूमिहार नेता हैं, सुधाकर सिंह राजपूत नेता। तेजस्वी यादव ने A to Z सभी जातियों का गुलदस्ता बनाने की बात कही थी, लेकिन 1.5 महीने में ही भूमिहार और राजपूत आउट हो गए। अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह को बिहार का कानून मंत्री बनाया गया था, मगर कोर्ट का एक वारंट सामने आया तो कार्तिकेय को इस्तीफा देना पड़ा। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भ्रष्ट कहा तो नीतीश नाराज हो गए, इसलिए सुधाकर सिंह की भी छुट्टी हो गई। 1.5 महीने के अंदर अंदर लालू की पार्टी में 2 मंत्री आउट हो गए और बिहार में नीतीश कुमार के नाम का शोर कम हो गया है। नीतीश पीएम बनने निकले हैं, लेकिन लालू का सपोर्ट नहीं होगा तो पटना टू दिल्ली वाला टिकट कैंसिल ही समझिए। आज ईरान से एक फ्लाइट उड़ी, जाना इसे चीन था, लेकिन नई दिल्ली में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक इंडियन एयर स्पेस में यह फ्लाइट मंडराती रही और इंडियन एयरफोर्स के जेट इसका पीछा करते रहे। इंडिया की सारी एजेंसी उस 1 घंटे तक उस फ्लाइट की मूवमेंट को ट्रैक करती रही। उस ईरानी फ्लाइट में ऐसा क्या था? क्या यह फ्लाइट चीन में भी उतर पाई? सुखोई को उस फ्लाइट के पीछे क्यों लगाना पड़ा? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ इसी तरह से आज इंडियन एयरफोर्स को स्क्रैम्बलिंग करनी पड़ गई। ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान के 2 एयरबेस से भारतीय वायुसेना के पायलटों ने एक्शन दिखाया और आसमान में 2 सुखोई 30 MKI ने एयर स्क्रैम्बलिंग की। सुबह करीब 9:30 बजे पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर और जोधपुर एयरबेस पर एक संदेश आया। फौरन ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट एक्शन में आ गए। बताया जा रहा है कि पंजाब और जोधपुर एयरबेस से एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग हुई। आदमपुर एयरबेस से 2 MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखोई 30 MKI आसमान में परवाज करने लगे। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब 2 सुखोई 30 MKI एयर स्क्रैम्बलिंग कर रहे थे। मतलब ईरान के प्लेन को इंडियन एयर स्पेस से बाहर खदेड़ना था। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान के प्लेन को खदेड़ना क्यों पड़ा? ईरान के पैसेंजर प्लेन से भारत को क्या खतरा था? पैसेंजर प्लेन की वजह से इंडियन एयरफोर्स को क्यों स्क्रैम्बलिंग करनी पड़ी? और ये एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग क्या होती है? सबसे पहले एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग को समझना बेहद जरूरी है। इसकी जरूरत कब पड़ती है और इसे क्यों करना पड़ता है? एयरफोर्स की डिक्शनरी में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन स्थिति और साथ ही युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमानों के उड़ान में भरने और उनके एक्शन में आने की क्षमता से निकाला जाता है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है, उसके कितनी देर के अंतर्गत लड़ाकू विमान मोर्चा संभाल लेते हैं, ये उसका स्क्रैम्बलिंग टाइम कहलाता है। जिस एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का स्क्रैम्बलिंग टाइम सबसे कम होता है, उसकी क्षमता को सबसे अधिक मापा जाता है। मतलब आज हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने जो स्क्रैम्बलिंग की उसकी जरूरत आ गई थी। इसकी वजह ईरान के प्लेन को बताया जा रहा है। प्लेन में ऐसा क्या था, इसे आगे बताएंगे। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर स्क्रैम्बलिंग क्यों करनी पड़ती है। अगर अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया हो, या फिर अचानक हमले की आशंका पैदा हो गई हो, या फिर किसी और तरह का खतरा पैदा हो गया हो,
तो उसका जवाब देने या उसे रोकने के लिए वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा अर्थ है कि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। इससे पहले उसे एयरक्राफ्ट क्रू को तुरंत तैयार करना पड़ता है और जितना संभव हो उड़ान भरनी पड़ती है। स्क्रैम्बलिंग क्यों करनी पड़ती है इसे तो समझ लिया, अब ये भी जान लीजिए कि स्क्रैम्बलिंग होती कैसी है। स्क्रैम्बलिंग का टाइम से क्या संबंध है। सायरन बजने के साथ ही स्क्रैम्बलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद पायलट जी सूट पहनते हैं, फिर पायलट अपने हेलमेट लेते हैं, एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से भागते हैं, फिर कॉकपिट में बैठकर तुरंत इंजन स्टार्ट करते हैं और हरी झंडी मिलते ही उड़ान भर लेते हैं। इस प्रक्रिया में औसतन 4 से 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। जिस एयरफोर्स की स्क्रैम्बलिंग टाइम सबसे कम होती है उस एयरफोर्स की क्षमता को सबसे ज्यादा आंका जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंडियन एयरफोर्स को स्क्रैम्बलिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या खतरा आ गया था कि ईरान के पैसेंजर प्लेन को खदेड़ना पड़ गया। तो इस खबर को भी समझ लीजिए, जान लीजिए। ईरान के महान एयरलाइंस के प्लेन W581 ने तेहरान से उड़ान भरी थी। इसे चीन के ग्वांगझू जाना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।